सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ वीडियो फॉर टेंथ ग्रेडर्स जो कि अभी 10th में आए हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रैटेजी वीडियो और आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट यू शुड डू एंड ऑल द मिस्टेक्स you should avoid, because as I have already done 10th grade, we are just waiting for the result. So I know what all mistakes I did and what all I regretted कि मैं पहले ऐसा कर लेती. तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी. आई हैव नोटेड ऑल ऑफ दिस इन माई डायरी. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कूल में जितना भी कॉपी वर्क मिलता है, ऑल कॉपी वर्क, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बट उसको ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं करना. ठीक है, बस जल्दी जल्दी कुछ भी जो आपको कॉपी वर्क दिया है, क्वेश्चन आंसर्स और रेस नोट्स वगैरह, वो बिफोर हैंड ही कंप्लीट कर लो. ये नहीं है कि कल के लिए, क्योंकि 10th में काफ़ी कॉपी वर्क होता भी है, बिकॉज नोट्स होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रोजेक्ट्स, क्वेश्चन आंसर्स और ये सारी चीज़ें. तो वो ना, इसमें ऐसा भी नहीं कि सजा के कर रहे हैं पहले 10th, क्योंकि 10th में जब आते हैं ना तो एकदम सब जोश से आते हैं कि सारा कुछ अच्छे से करेंगे, कॉपी वर्क, सारा सिलेबस, सारा कुछ बिना बैकलॉग्स के, ऐसा सब सोचते हैं. मैंने भी सोचा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ठीक है, शुरू में ऐसा ही लगता है, बट नहीं. ठीक है, पहले से पहले कॉपी वर्क अपना पूरा कंप्लीटेड रखना और उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना. ठीक है, सारे नेक्स्ट पॉइंट, सारे चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग ज़रूर करनी है. ठीक है, और अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, जो तुम करते हो वो सारा कुछ कर लेना. क्योंकि ट्रस्ट मी, एट व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, इतना पैनिक हो जाता है ना कि इतने सारे पेज होते हैं चैप्टर के कि ये भी पढ़ना है. तो बस हाईलाइटेड पॉइंट्स अगर होंगे, और एनसीईआरटी तो भाई पढ़नी ही पढ़नी है. ठीक है, क्योंकि सीबीएसई उसी पे पेपर बनाएगा, और अगर तुम लोग वो नहीं पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है कोई एक छोटा सा पॉइंट मिस हो जाए जो एमसीक्यू में आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए. बीच में एक्टिविटीज़ होती हैं, कार्टून्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो इसलिए हर सब्जेक्ट की, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, आईटी, हर चीज़ की तुम पहले से पहले एनसीईआरटी पूरी पढ़ के रखना, ताकि तुम्हें एक बार ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो सारी चीज़ तुम्हें खुद पढ़ के पता चल जाएंगी. ठीक है, तो हर चीज़ एक बार तो एनसीईआरटी रीडिंग करनी है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ मेक नोट्स. मैं जब अपने एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए एंड आईटी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी ना, मैंने इतना रिग्रेट करा है ना कि मैंने नोट्स नहीं बनाए. मुझे पता है, तो प्लीज़ नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना. देखो, एसएसटी के लिए तो भाई प्लीज़ बना लेना, क्योंकि उस टाइम पे ना तुम्हें इतना वो, मतलब मैं अपने बता रही हूँ, मैं इतनी डरी हुई थी एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए. 4 बुक्स 4 दिन. अब मैं बस पेज पलटे जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये आ गया तो ये आ गया, तो ये आ गया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से क्या पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतना सारा एसएसटी का लगता है, मुझे तो लगता था. ठीक है, होता भी है. तो हिस्ट्री के पेज पलटे जा रही हूँ, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, भाई इतना बस क्योस हो गया था. तो उसके ना पहले से बना लेना. जब तुम एनसीईआरटी रीडिंग करने बैठोगे ना, फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, रीड करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना. ठीक है, जो जितना टाइम तुम्हें अभी लग रहा है ना वो ठीक है, क्योंकि उस टाइम जब मैं थी ना, मैंने भी सोचा था कि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसमें ऐसा लग रहा है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है. पर लास्ट टाइम पे मैंने सोचा कि उस टाइम पे मेरे पास टाइम था तो मैं ये चीज़ कर सकती थी, जो कि मुझे अब हेल्प करती. ठीक है, तो इसलिए वो काम कर लेना. ज्योग्राफी के भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, ज्योग्राफी में तो बहुत ही मेरा दिमाग खराब हो जाता था. जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कि ये वाली सॉइल की प्रॉपर्टीज़, हर क्रॉप की सॉइल की प्रॉपर्टीज़, उन सब का बनाना नोट्स. ठीक है, और इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स बहुत स्कोरिंग होती है, तो उसी में अंडरलाइन एंड हाईलाइट कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री में डेट्स का वो सब, मतलब शॉर्ट नोट्स बना लेना, वो लास्ट मोमेंट पे ना तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे. ठीक है, ऐसी आईटी में ऐसा लगता है कि आईटी क्या ही सब्जेक्ट है, बट स्टिल उसमें भी काफ़ी चीज़ होती है. डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट वाला, डीबीएमएस, उन सब में नोट्स बना लेना. इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी आते हैं ना उसमें, वो भी कर लेना. तो शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं. साइंस में मैं कहूँगी, केमिस्ट्री में रिएक्शन शीट ज़रूर बना लेना. कार्बन कंपाउंड्स की स्पेशली, उसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं और वो आते भी हैं एग्ज़ाम में. तो सारे जितनी भी रिएक्शंस हैं ना साइंस केमिस्ट्री के पार्ट में, सारे एक जगह लिख लेना शुरू में. ऐसे ही फ़िज़िक्स के सारे फार्मूले जो भी हैं फ़िज़िक्स के, वो सब एक शीट बना लेना. वो रिएक्शन शीट एंड फार्मूला शीट, मेक इट सेम फॉर मैथ्स. उसके लिए भी फार्मूला शीट पहले से बना लेना, वो बहुत हेल्प करेगी. स्पेशली स्टैट्स के इतने सारे फार्मूला है, सरफेस एरिया वाले चैप्टर के फार्मूले और भी बहुत सारे हैं, तो उन सब के शीट बना के रखना. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टेक स्कूल एग्जाम सीरियसली. जो स्कूल के तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं ना, आधी प्रिपरेशन तुम्हारी वहीं से हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे. क्योंकि उस शुरू में जैसे हम एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो बहुत जोश होता है कि ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी लगता है 10th की स्टार्टिंग में. ईजी है भी, बट स्टिल. तो इसलिए सारे जो एग्जाम्स हैं ना उसके लिए अच्छे से पढ़ना है, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर अप होता रहे, और जब तुम आगे के लिए रिविजन और वो सब करो तो वो ब्रश अप होता रहे, तो प्रिपरेशन उससे और अच्छी होगी.
प्रैक्टिस, नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस एंड मैथ्स ऑफ कोर्स प्रैक्टिस चाहिए ही भाई, उसकी तो प्रैक्टिस करते रहना। शुरू में करते हैं सब लोग, बट अगर तुम उससे हर रोज़ करोगे ना, चलो हर रोज़ भी नहीं, हफ्ते में 4 दिन करना ही करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम शुरू से नहीं करोगे तो तुम एंड मोमेंट में तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, बट स्टिल इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो हाँ, ट्राई करना कि तुम सारे लाइक प्रैक्टिस कर सको, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स एंड मैथ्स स्पेशली। ओके, नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर्स, बिकॉज अगर लास्ट में सब कुछ लेके बैठोगे ना तो ट्रस्ट में कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, और तुम्हें फिर इस बात से परेशानी होगी कि ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, इससे कुछ आगे, तो वो माइंड में बहुत ही मेस अप हो जाएगा और बहुत क्योस टाइप से रहेगा। सो प्लीज़ स्टे कंसिस्टेंट, अपना सारा काम पहले से पहले ख़त्म करके रखना, ताकि तुम्हें एंड मोमेंट पे, एंड के जितने भी महीने बचते हैं या डेज़, वीक्स, उसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम हो, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए टाइम हो। तो कंसिस्टेंट रहना अपनी स्टडीज़ के साथ। ये नहीं है कि ये चैप्टर बाद में कर लेंगे, ये उसी टाइम पे कर लेंगे जब बोर्ड आएगा। पहले से पहले एटलीस्ट हर चीज़ की 2-3 बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना। ये नहीं कि उस टाइम पे नया नया लग रहा है कि यार ये क्या, ऐसे मत करना। बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़, और जो भी स्कूल में चल रहा है ना उसके साथ साथ चलते रहना। ये नहीं है कि हम इसे बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। ऐसा हमेशा लगता है, पता है, जब भी 10th में आते हैं तो ऐसा लगता है बोर्ड एग्जाम्स तो भी बहुत दूर है, पर वो ऐसे करके आ जाते हैं। हमें भी ऐसे ही लगा था, अब हम दे भी चुके सारे बोर्ड एग्जाम 11th में। पता है, बस ये टाइम ना बहुत जल्दी जाता है। सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल होंगे तुम्हारे, उसमें प्रैक्टिकल फाइल का काम भर के दे देंगे, ठीक है। वो पहले से पहले करके रखना, लास्ट के लिए मत छोड़ना। मैंने तो ये किया था, बहुत सही था भाई वो। बस जल्दी 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 लिख दो, ये नहीं कि सजाना है, ब्लैक से हेडिंग लिखेंगे, इससे लिखेंगे, डायग्राम्स बहुत अच्छे से बना रहे हो, बस कर देना भाई, कर देना। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इतना वो मत करना। लास्ट में वो फाइल रखी तो लेते हैं, चेक करते हैं, तो इतना कुछ होता नहीं है। बस वाइवा और जो प्रैक्टिकल होता है उसका तुम्हारे मार्क्स लेंगे, फाइल वो बस एक बार देख लेते हैं, तो इतना सजाने की जरूरत नहीं है, और वो पहले से पहले जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज़, ये थोड़ा सा होता है ज़रूरी, गुड रेपुटेशन इन 10th क्लास, ठीक है। अगर तुम स्टार्टिंग में, जैसे तुम 10th क्लास में आ गए हो, तो स्टार्टिंग से ही अगर तुम अपनी अच्छी रेपुटेशन बना के रखोगे, टीचर्स के सामने सारा काम टाइम टू टाइम देते रहोगे, तो आगे के लिए ना उनका ऐसा रहेगा कि ये बच्चा सही है, ये बच्ची सही है, इसका काम कंप्लीट रहता है। तो वो आगे इतना ज़्यादा तुम पे वो नहीं करेंगे कि अगर तुमने थोड़ा सा काम नहीं भी किया ना, सो दे विल फॉरगिव यू, और दे कैन, लाइक ऐसा होता है। ये थोड़ी सी चीज़ तो होती है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है अगर तुम उस टीचर से भी अच्छे से बिहेव नहीं करते हो, जैसे कुछ होते हैं ना। सो डोंट डू दैट, अच्छे से रहना, अपनी रेपुटेशन अच्छी बना के रखना, ताकि तुम्हें मार्क्स भी अच्छे मिले। कई बार इंटरनल्स ऐसे इफेक्ट पड़ता है उससे, ठीक है। पहले हमें भी ऐसे ही लगता था कि क्या है ये सब, ऐसे थोड़ी होता, बट ऐसे टाइम पे ना क्या होता है, जैसे अपनी रेपुटेशन अच्छी होती है ना, तो जब टीचर मार्क्स चढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो तुम पे इतना ध्यान नहीं देते। उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है ये बच्चा तो अच्छा है, इसने कर ही रखा होगा। जो वैसे शैतान वाले बच्चे होते हैं ना, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि यू नो व्हाट आई मीन। सो हाँ, गुड रेपुटेशन बना के रखना। एंड हाँ, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट स्टिल। ओके, नेक्स्ट इज़ टेक इंग्लिश एंड हिंदी सीरियसली। इन दोनों चीज़ को लोग काफ़ी निगलेक्ट करते हैं, बट इन्हीं के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लास्ट के लिए मत छोड़ना कि बहुत ईजी है, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे 1-2 दिन पहले पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। तो क्या करना, सारे इंग्लिश के चैप्टर्स की रीडिंग अच्छे से, तुम्हें पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे हिंदी में पूरी मतलब शुरू में ना तुम पे बहुत सारा टाइम होगा, ठीक है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करना, उसे वेस्ट मत होने देना। तो शुरू में सारे चैप्टर्स तुम पढ़ डालना और समझ जाना कि उसमें है क्या, स्टोरी समझ जाना, ठीक है, उसकी। और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों की जो कविता होती है, पोएम होती है, उन्हें समझ लेना, उसकी एक एक लाइन समझ लेना। लास्ट में हो सकता है कि समझ ना आए, तो पहले से पहले समझ के रखना वो सारी चीज़ें। एंड इंग्लिश के वो अनसीन पैसेजेस, वो अब बहुत हार्ड आने लगे हैं, उसमें से डायरेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं मिलते, बहुत अजीब से पैसेजेस आते हैं, तो वो टैकल करने के लिए प्रैक्टिस करना अनसीन पैसेजेस। डोंट थिंक इट्स टू ईजी कि हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना। ऑल्सो जो हिंदी की ग्रामर है, व्याकरण, उसको पहले से पहले समझ लेना, क्योंकि वो काफ़ी टिपिकल सी होती है। मेरे लिए तो थी, मतलब वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, कैसा वाक्य, कैसा वाच्य, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा हिंदी में क्या क्या था, ग्रामर में जो भी था, वो सारी चीज़ें पहले से पहले समझ लेना। अलंकार कौन सा कैसा होता है, उस पहले से पहले ना अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेना। और सिर्फ हिंदी की नहीं है ये बात, तो हर सारे सब्जेक्ट्स की है कि सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखना पहले ही। नेक्स्ट इज़ यूटिलाइज योर समर वेकेशंस। समर वेकेशंस 1 महीने की पड़ती है, ठीक है, बहुत सारे दिन की छुट्टी पड़ती है, और उस टाइम पे तुम अगर कंसिस्टेंट हो छुट्टियों से पहले, तो उस टाइम पे तुम्हारी कंसिस्टेंसी एकदम गायब हो जाएगी। ऐसा मत होने देना, ठीक है। थोड़े दिन कर लेना मज़े, हर रोज़ मज़े करना, बट एकदम ऐसे मत हो जाना कि 1 महीना है बहुत मज़े करेंगे, ऐसे भी मत करना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। मैं जब छुट्टियाँ पड़ी थी ना, इतने ज़्यादा खुश हो गए थे हम लोग। एक तो हमारी छुट्टी से पहले एग्ज़ाम्स थे और छुट्टी के बाद भी हमारे एग्ज़ाम्स थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि अब तो पूरे 10th में हमारा ऐसे ही रहना है, तो अभी छुट्टी में हम मज़े कर लेते हैं। तो मज़े बहुत करे, बट वो उससे ना कंसिस्टेंसी हमारी ख़राब हो जाती है। उसके बाद जब छुट्टियों के बाद हम पढ़ने बैठे, तो
पर मन ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे मत करना, थोड़ा सा तो पढ़ते रहना, बहुत थोड़ा सा कि बस चैप्टर की रीडिंग कर ली, ये थोड़े से सम सॉल्व कर लिया, कुछ ऐसा बिल्कुल ऐसे मत करना कि पूरे छुट्टियाँ ऐसे ही कुछ एक दिन कुछ भी नहीं करा, तो ऐसे मत होने देना ऐसे। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, आई थिंक यही सारे पॉइंट्स हैं। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर, और ये कब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो एंड इन्जॉय भी खूब करना, क्योंकि इसके बाद तो पता नहीं क्या ही होगा, 11th से और भी हार्ड होती है। सो हाँ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।